होंगे जो नहीं जानते, तो मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। बेटा गुलनवाज मेरा नाम है, और मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिंस 2016 मैं इस सब्जेक्ट से मुंसलिक हूँ पढ़ाने में। और स्कोप CSS क्लब, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ हासिल है कि हम इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। सर एहतशाम जान भट्ट साहब की सुपरविजन में ये काम किया, और एक नए मोटो के साथ शुरू किया। टेक्निकल चीज़ों के साथ बच्चों को गाइड करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस सब्जेक्ट में हमने टॉपर्स प्रोड्यूस की हैं। हमारा एक ही नारा होता है कि बेसिक्स से एक्सीलेंस का जो एक जर्नी है वो हमने कैसे तय करना है। यहाँ आज जो हम इकट्ठे हुए हैं बेटा, उन बेसिक टेक्निक्स की बात करेंगे जो बच्चों ने पेपर में जाके एड्रेस करनी होती। यहाँ एक चीज अपने जहन से निकाल दें, अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी ये क्लास ली है और हम पेपर पास कर लेंगे, तो बेटा अगर आपको बेसिक चीजों का नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो बच्चे जो 30+ पे फेल हो रहे होते हैं, या वो बच्चे जिनका स्कोर कम हो रहा होता है, तो उनके लिए ये सेशन यूजफुल होता है। बाकी कोई कहे ना जी ओवर द नाइट हम ये चीज यहाँ एड्रेस कर लेंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे, जी आपको कुछ भी नहीं आता और आप पेपर पास कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। यहाँ तो वो मिसमैनेजमेंट्स की आज हम बात करेंगे, जो बच्चे एक अच्छा नॉलेज रखने के बावजूद या अपना स्कोर कम कर आते हैं एग्जाम्स में, या फिर ऐसा होता है बेटा कि बच्चे फेल हो जाते हैं बिल्कुल नैरो मार्जिन से। कोई 38 पे, कोई 37 पे, कोई 35 पे, 30+ पे जो बच्चे फेल हो रहे होते हैं, ये मिसमैनेजमेंट होती है बच्चों की। तो सबसे पहले बेटा हम इस पेपर की कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे। बेटा इसकी मिथ्स अमूमन मार्केट में जो बच्चे सुन के आते हैं बिल्कुल गलत होती हैं। मिथ्स क्या है? एक मिथ आपके यहाँ ये पाई जाती है कि जी प्रेसिडेंट कंपोजिशन के पेपर का नाम, जारी बात है, प्रेसी है, तो जो बच्चा प्रेसी में फेल हो गया वो बच्चा फेल हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं, सबको इक्वल वेटेज है। अगर किसी क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं तो वो 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन है बेटा। ये ध्यान से निकाल दें कि जी प्रेसी फेल होगी, पेपर फेल हो गया। फिर बच्चे कहते हैं कि नहीं जी अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक ना हुई तब पेपर फेल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बेटा। एक वो बच्चा जो टेक्निकली साउंड है, अगर उसने एक क्वेश्चन मिस भी कर दिया और बाकी क्वेश्चन उसने ठीक किए, तो उसमें से जितना स्कोर बनता होगा वो ले लेगा, वो पास हो सकता है आराम से। ऐसा कुछ नहीं। फिर इसमें एक दूसरी चीज होती है इसी मिथ से रिलेटेड, वो ये होती है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसे आपकी वोकैब, आपके इडियम्स, आपके फ्रेजल वर्ब्स, आपके पेयर ऑफ वर्ड्स, इन चीजों पे स्टूडेंट्स के साथ दो नंबरी की जाती है। मार्केट में ये मिथ फ्लोट करती है कि जी ये चीजें तो आउट ऑफ सिलेबस आती हैं, इनका तो कोई सोर्स ही नहीं पता, और ये सही चेक नहीं होती। बहुत तरह की बातें बच्चों से सुनने में आती। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है कि इनके एग्जैक्ट सोर्सेज मौजूद हैं। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है कि इनको याद नहीं किया जा सकता। तीसरी बात ये है बेटा, इस पार्ट को अगर इग्नोर किया जाए तो आप पेपर पास भी नहीं कर सकते। ऐसा करवाया क्यों जाता है? ऐसा इसलिए करवाया जाता है स्टूडेंट से कि ये सारे के सारे जो मार्क्स हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ये स्टूडेंट के अपने हाथ में होते हैं, उसकी अपनी एफर्ट होती है। अब अगर टीचर्स उसको सीधी बात बता दें तो वो तो इवन इन मार्क्स की बेस पे अपना पेपर पास कर लेता है।
तो यहां से आपको डॉज किया जाता है। बेटा कभी भी, कभी भी, अभी भी आपके पास 2-4 दिन टाइम है, अगर आपने इसको बैक बर्नर पे रखा हुआ है, तो अपनी वोकैब, अपने इडियम्स, अपने पेयर ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस करेक्शन, नरेशंस, ये एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, इनको बिल्कुल आपने बैक बर्नर पे नहीं रखना। नेक्स्ट चीज बेटा आती है कि लोग समझते हैं कि जी इसकी जो चेकिंग है, इवेलुएशन है, वो कोई फेयर नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। वहां कोई बेवकूफ लोग नहीं बैठे, ये अल्लाह माफ करे, कोई अनपढ़ लोग नहीं बैठे, या कोई डिक्टेटर्स नहीं बैठे। वहां पढ़े लिखे टीचर्स मौजूद होते हैं जो आपका पेपर चेक करते हैं। हमारे आंसर्स के अंदर वो टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं, ऐसी ऐसी सिली एरर्स होती हैं, जिसकी बेस पे हम अपना नंबर ही काउंट नहीं करवा पाते उनको। जैसे मैं एक सिंपल सी आपको बात बताऊं, सिंपल सी, एक बच्चे ने एक एग्जैक्ट सेंटेंस लिखा, किसी पेयर ऑफ वर्ड का, किसी इडियम का, किसी भी फ्रेजल वर्ब का, या इवन सेंटेंस करेक्शन या नरेशन का, उसने सेंटेंस करेक्ट कर दिया, और उसमें से वो एक आखिरी फुल स्टॉप लगाना भूल गया। अब ये इतना बड़ा ब्लेंडर है जिससे टीचर को गुस्सा आता है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि हमारे स्टूडेंट तो पंक्चुएशन पे बिल्कुल फोकस ही नहीं करते। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मिथ भी अपने माइंड से बिल्कुल खत्म कर दें कि जी वैल्यूएशन वहां फेयर नहीं होती। तो लैंग्वेज के पेपर की वैल्यूएशन बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई बेईमानी करे। फिर बेटा दूसरी चीज जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है, वो है आपके नॉलेज की। यहाँ हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट मौजूद होते हैं। एक वो जिनको बिल्कुल बेसिक्स का नहीं पता, जीरो नॉलेज होता है। वो बच्चे चाहे ये लेक्चर अटेंड कर लें, चाहे 10 लेक्चर और अटेंड कर लें, जब तक अपनी बेसिक्स ठीक नहीं करेंगे, वो बच्चे कभी पास नहीं हो सकते। बेसिक्स क्या है बेटा? सबसे पहली चीज कि आपकी ग्रामर, लैंग्वेज का पेपर है। अगर ग्रामर ठीक नहीं है, जितना मर्जी अच्छा पेपर करके आ जाओ, जितना मर्जी टेक्निकल नॉलेज लेके आ जाओ, उसको वो आपको पास नहीं करे। हमारे यहाँ होता क्या है, हमारी 16 इयर्स एजुकेशन में इंग्लिश को हमने टोटली बैक बर्नर पे रखा होता है। टीचर्स भी, जाहिर बात है, अब आप सोशल साइंसेज की डिग्री कर रहे हैं, या आप कंप्यूटर साइंस की, प्योर साइंसेज की कर रहे हैं, या आप अप्लाइड साइंसेज की डिग्री ले रहे हैं, या लॉ की ले रहे हैं, मतलब इंग्लिश का रेलिवेंट फील्ड नहीं है, तो बाकी जितने आपके टीचर्स होते हैं वो थोड़ा सा ओवरलुक कर देते हैं कि ठीक है, बच्चे का आइडिया ठीक है, बच्चा टेक्निकली साउंड है मेरे सब्जेक्ट में, तो लैंग्वेज पे थोड़ा बहुत वो आपकी सर्जनिश तो करते हैं, लेकिन उस तरीके से आपकी लैंग्वेज को देखा नहीं जाता, आपकी ग्रामर को देखा नहीं जाता। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वो जो गलतियां आपकी चेक नहीं होती, जिन गलतियों को रेक्टिफाई नहीं करवाया जाता, वो आपकी राइटिंग का पार्ट बन जाती हैं। अब ये लैंग्वेज का पेपर है, यहाँ तो लैंग्वेज का उस्ताद बैठा हुआ है, पहला बुनियादी पत्थर ही ग्रामर है। अगर उसमें गलती है तो बेटा वो जो मर्जी आप उसको कह के आ जाए, वो आपको पास नहीं करेगा। दूसरी चीज बेटा जो हमारे स्टूडेंट की बेसिक्स में आती है, वो होती है उसकी पंक्चुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने अभी ऐसे आपको बताया कि इवन अगर आप एक एग्जैक्ट सेंटेंस लिख के आ जाते हैं, पंक्चुएशन की एरर है, तो वो सेंटेंस गलत काउंट होता है लैंग्वेज में। अब जाहिर बात है, आपके रिटन एक्सप्रेशन का एग्जाम है, लैंग्वेज का टीचर बैठा हुआ है, उसने ये चीज देखनी है, वो ओवरलुक नहीं करेगा। और यहाँ तो बिल्कुल ओवरलुक करना बनता ही नहीं है, आप कंपटीशन के एग्जाम में है।
यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो नहीं है पास फेल का, जहाँ रिजल्ट डाउन हुआ तो टीचर की सर्जनिश होगी। यहाँ तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, यहाँ तो वो शौक से फेल करते हैं आप। तीसरी जो बेसिक चीज आती है बेटा, वो है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स। हमारे स्टूडेंट्स के स्पेलिंग्स बड़े पुअर होते हैं, बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। चौथी चीज बेटा जो आती है हमारी, वो आती है कटिंग ओवर राइटिंग। ये हमारे स्टूडेंट के अंदर बहुत बड़ा मसला है। अब ये वो चार चीजें हैं, अगर आपके कंपोजिशन के पेपर में ये होंगी, आप फेल हो जाएंगे। पास नहीं करने वाला एग्जामिनर आप। इसमें जितना मर्जी लीनियंट एग्जामिनर हो, कटिंग ओवर राइटिंग को तो शायद वो कभी माफ कर दे। ये पहली तीन चीजों को तो वो कभी माफ नहीं करे। तो जिन बच्चों को बेटा इन चीजों का इशू है, वो तो कभी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए ना जाए। पहले अपने इन इश्यूज को एड्रेस कर ले, उसके बाद कंपटीशन के एग्जाम में उतरें। इन चार चीजों के साथ बेटा ना आपका ऐसे पास करने वाला एग्जामिनर, ना आपकी कंपोजिशन पास करने वाला। अब हम आते हैं कि एडवांस जो चीजें हैं उनकी तरफ। इसमें वो दो बच्चे लाया करते हैं, वो स्टूडेंट लाया करते हैं जिनको कंपोजिशन का पता है, जिनको टेक्निकलिटीज का पता है। मैं भी आपको वन बाय वन ईच क्वेश्चन की टेक्निकलिटीज डिस्कस भी करवाऊंगा। लेकिन वो क्या करते हैं, सबसे बड़ा इशू टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। दूसरी चीज, पेपर की अरेंजमेंट सही नहीं कर पाते। कौन सा क्वेश्चन कहाँ करना है, कौन सा क्वेश्चन किस जगह पे करना है। तीसरी चीज, पेपर की प्रेजेंटेशन वो पुअर कराते हैं। चौथी चीज, कोई एफपीएससी ने चीजें मना की होती हैं, उन रूल्स को ब्रेक कराते हैं। पांचवी चीज, अपनी हैंड राइटिंग की वजह से मार खा जाते हैं। तो बेटा अगर तो आपकी बेसिक्स का इशू है, तो फिर तो आप जो मर्जी कर लो, आप पेपर नहीं पास करने। हाँ, अगर आपकी बेसिक्स ठीक हैं और इन चीजों की वजह से या तो आप ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप पेपर फेल कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपका स्कोर जो है वो लो है, तो ये दो चीजें इससे एड्रेस की जा सकती। पेपर फेल कौन कर रहा है? 30+ बिलो 40। और लो स्कोरर, इस सब्जेक्ट में अब जो मेरा मोटो था वो था 86 का, क्योंकि मैंने अभी तक जिस बंदे के हाईएस्ट मार्क्स देखे कंपोजिशन में रियल में, एक तो गप्पे होती हैं, रियल में जो मैंने देखे वो 86 थे। तो जो मेरे स्टूडेंट्स ने अचीव किए वो बेटा 83 तक गए हैं, 86 तक कोई नहीं गया। अब ये नहीं है कि जो स्टूडेंट मेरे पास आ गया वो हर बच्चा 83 लेगा, नहीं। ये तो कोई कोई बच्चा होता है, जैसे पहले साल हमने एफर्ट की तो हमारा जो बच्चा 68 पे गया, फिर 70, फिर 74, फिर अगले साल 75, फिर अगले साल उससे डाउन आया, फिर एक बच्चा 78 पे गया, फिर 81, फिर 83, इस तरीके से। अब जो एवरेज बच्चे होते हैं वो 55 से अबव और 65 से बिलो खड़े होते हैं। जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं जिन्होंने 40 पे पास करना है, तो वो 50 तक चले जाते हैं। मतलब अपने 5, 10, 15, 20 नंबर बढ़ाने का तरीकाकार क्या है,
वो इन चीजों से आप सीख सकते हैं। तो आए बेटा, वन बाय वन हम इन सारी चीजों को देखते हैं कि हमने कैसे इनको एड्रेस करना है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। बेटा इसका टाइम मैनेज करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान, बहुत आसान। सिर्फ आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना। पहला क्वेश्चन आपके पास होता है वोकैब का। यहाँ स्टूडेंट बहुत बड़े लंबे तजर्बे करने बैठ जाते हैं। बेटा याद रखिएगा, आपने जो एफर्ट की, साल की एफर्ट थी, 6 महीने की थी, 1 महीने की थी, 2 महीने की थी, जितनी मर्जी एफर्ट थी जो आप कर चुके हैं, अब आप एग्जाम्स में आ गए। यहां आपको कोई चीज गैबी इमदाद नहीं आने वाली। आपके पास आप जाएंगे, ऑब्जेक्टिव की जो OMR शीट है वो आ जाएगी। आपने उसको पकड़ना है, जो दम दरूद किसने करना है वो करे, सिंपली बिस्मिल्लाह पढ़ के दूसरी पढ़ के अपना पेपर शुरू कर लें। जरूरी नहीं है, वैसे भी मुस्लिम जो एक तरीकाकार हमारा होता है, जिसका ये धर्म नहीं है वो अपने धर्म के मुताबिक कर ले। मतलब यहाँ ज्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपने एफर्ट की है अल्लाह मियां ने उसी का आपको सिला देना है। हाँ एक शर्त जरूर है, वो चाहे किसी भी धर्म का बंदा हो। बेटा ये जो आप लोग आते हैं ना कि जी मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए CSS करना है, तो ये बात बुरी होती है। कभी भी अपनी सोच के अंदर नेगेटिविटी ना रखें। इस क्वेश्चन को बेटा जो आपने मैक्सिमम टाइम देना है ना, 1 से 2 मिनट आपके लग जाते हैं अपनी आंसर शीट उसको फिल करते, अटेंडेंस लगाते। और ये जो 30 नंबर की वोकैब होती है ना, ये मैक्सिमम बेटा 10 से 12 मिनट, 2 से 3 मिनट हमारे लग गए फिलिंग में। तो टोटल इसको जो हम टाइम देंगे वो हम देंगे 15 मिनट। 15 मिनट में जितनी आपको आती थी आपने कर ली, नहीं आती थी उसको छोड़ दें, साइड पे रख दें। हाँ एग्जामिनर को वापस ना करें, साइड पे रख। अब क्या होगा, आपके पास आपकी आंसर शीट और आपका क्वेश्चन पेपर जो सब्जेक्टिव का है वो तब तक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आप। सबसे पहले बेटा अपनी आंसर शीट को देखें। अब पहले क्वेश्चन से बेसिकली टोटल 30 मिनट्स टाइम था, हमने यहाँ से 15 मिनट बचा लिए। उन 15 मिनट को हमने यहाँ यूटिलाइज करना है। आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप अपनी आंसर शीट को देखेंगे। आंसर शीट में अगर कहीं मिस प्रिंटिंग नहीं है, कहीं से वो गंदी नहीं है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, कहीं से लाइनें सम टाइम टेढ़ी हो जाती हैं, सम टाइम पेपर फोल्ड होते हैं अंदर, अगर तो वो फॉल्टी है तो फौरन डरना नहीं है, इन्विजिलेटर को बुलाएं, उसे कहें जी मेरी आंसर शीट चेंज कर दें, ये ठीक नहीं। अगर वो ठीक है तो बेटा उसको फिल करें। उसको आप फिल करें, उसके साइडों में मार्जिन लाइंस चाहे लगी भी हों, आपने ब्लू मार्कर से मार्जिन लाइंस लगानी। मार्जिन लाइंस लगा लें। अब दूसरा काम आपने करना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके पास आ गया, उसको एक दफा पढ़ लें, क्विक रीडिंग दे लें। उसमें भी यही देखना आपने कि कहीं कोई टाइपो मिस्टेक, मिस प्रिंटिंग, या कहीं से ब्लैक हुआ हो, कोई इशू लग रहा हो तो चेंज करवा लें, वरना उसको पढ़ के आप पुरसकून होंगे। सम टाइम ऐसा होता है उसको पढ़ने से शायद एक आधा बुक आपका वर्ड भी याद आ जाता है, अगर होता नहीं है अक्सर, सम टाइम कभी कभार हो भी जाता है। आपने ये टोटल 10 मिनट में ये दोनों काम कर लिए। हाँ पेपर सॉल्व करने की कोशिश ना करना, सुकून से आपने आंसर शीट देख ली, उसकी मार्जिन लाइंस लगा ली, उसको फिल कर लिया,
क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया, अगर फॉल्टी था चेंज करवा लिया, वरना इट्स ओके, उसको रख लिया। अब बेटा जो आपके 2-4 MCQs रह गए थे ना, तो जब आखिरी 2-3 मिनट रहते हो, तो जिस चीज पे भी यकीन रखते हैं उसको याद करके, अल्लाह का नाम लेके तुक्के से फिल कर दें, क्योंकि FPSC में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है, खाली नहीं छोड़ के आना। उन बबल्स को आप फिल कर दें। और अब ये नहीं है कि आवाज दें जी मेरा पेपर ले जाओ, रख ले, वो खुद ब खुद आके आपसे कलेक्ट कर ले। जब आपने उसको ओके कर लिया, तो अब आएंगे आप अपने मेन पेपर की तरफ। उसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आपका, वो होता है प्रेसी राइटिंग। इसको आपने जो टाइम देना है बेटा, वो स्टूडेंट जो तेज लिखते हैं, जो स्मार्ट हैं, वो मैक्सिमम 45 मिनट देंगे, मिनिमम। वो बच्चे जो स्लो हैं, वो इसको मैक्सिमम 55 मिनट, इसके इन बिटवीन रहें। इससे ज्यादा देंगे बाकी क्वेश्चन आपके सफर करेंगे, इससे कम देंगे गलतियों का चांस बढ़ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बेटा आपका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको आपने जो टाइम देना है बेटा, मिनिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स। जो बच्चे स्मार्ट हैं 30 मिनट दें, क्योंकि 30 मिनट से पहले करेंगे गलती का चांस रहेगा। वो बच्चे जो थोड़े से स्लो हैं, तो अपनी पेस बढ़ाएं, 40 मिनट से अबव ना जाने दें। पीछे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, 4, 5, 6, समटाइम इसके एक ही पार्ट बना देता है, समटाइम अलग अलग दे देता है। इसमें क्या होते हैं, 4, 5, 6, या 4 और 5, या अकेला 4 पार्ट ABCD कर देता है। इसमें आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सेंटेंस करेक्शन होगी, नरेशन होगी, आपके इडियम्स होंगे, फ्रेजल वर्ब्स होंगे, प्रेपोजिशंस होंगी, पंक्चुएशन होगी, पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे। अब ये सारे नहीं होते, अब एग्जामिनर की मर्जी होती है इनमें से एक दो स्किप कर दे। सम टाइम तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट दे देता है, सम टाइम 4 पार्ट दे देता है, उसकी मर्जी होती है। अब आपने ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इसको करना है। इसके लिए जो आपका टाइम होगा बेटा, वो टोटल आपने रखना है 60 मिनट। 60 मिनट में आपने इसको सॉल्व कर लेना। आखिरी क्वेश्चन, अमूमन छठा या सातवां क्वेश्चन होता है, ये आपका ट्रांसलेशन का होता है। इसके लिए जो आपने टाइम रखना है बेटा, वो आपके पास 15 से 20 मिनट होनी चाहिए। बाकी जो टाइम बचेगा, याद रखना इस पेपर को रिवाइज लाजमी करना है। छोटी छोटी गलतियां चेक होनी है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ग्रामर चेक होगी, स्पेलिंग चेक होंगे, पंक्चुएशन चेक होगी, कटिंग ओवर राइटिंग चेक होगी। तो वो जो चीजें हैं, उनको बचाने के लिए आपको प्रूफ रीडिंग लाजमी देना पड़ती है। ये तो था हमारा टाइम, कि हमने हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट टाइम वेस्ट करता है, या तो वो जो क्वेश्चन शुरू में करता है ना, उसी पे टाइम वेस्ट करता है। ज्यादातर बच्चे तो प्रेसी राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट में ले लेते हैं, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है। वो बच्चे जो ऑब्जेक्टिव टाइप को शुरू में लेते हैं, तो इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं कि यहाँ गलतियां करते हैं। तो दूसरी चीज बेटा हमारी होगी कि हमने इसकी अरेंजमेंट कैसे करनी है। हमारा जो पेपर है, वो उसकी तरतीब क्या होगी। अरेंजमेंट के हवाले से बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव टाइप्स को पकड़ना है।
और टाइम खुद डिसाइड कर लेना कि 60 मिनट से हमने ज्यादा नहीं देना। अब ऑब्जेक्टिव टाइप्स में हमारा बच्चा करता क्या है, वो बिला वजह अपना आंसर शीट को फिल करना शुरू कर देता है कि मैं बाद में लिख लूंगा। बेटा जो एग्जाम में बैठ के याद नहीं आ रहा तो बाद में कोई गैबी इमदाद कोई नहीं आ जानी है आपके पास। सिंपली सेंटेंस करेक्शन जो जो आपको आती है वही करें, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ना करें। एफपीएससी में कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की वेटेज नहीं होता। उसने कहा करेक्ट ओनली 5 और 7 सेंटेंसेस दिए हुए थे, आपने 7 कर दिए। अगर आपके पहले 2 गलत हो गए तो बेटा वो आपको 3 नंबर देगा, आखिरी 2 आपके चेक ही नहीं करेगा। आपने किसी किस्म की कोई गलती वहां नहीं करनी इस तरह की। एक दो काम करते हैं बच्चे, एक तो पहले जी रॉन्ग सेंटेंसेस फिर राइट सेंटेंसेस, नो। आपने सिर्फ और सिर्फ करेक्ट सेंटेंसेस उसको दे के आने हैं। रॉन्ग तो बेटा पहले मौजूद है क्वेश्चन पेपर में, कोई जरूरत नहीं है। और जितने उसने कहे 5 कहे 7 कहे 10 कहे उतने ही करके आने हैं जो आप श्योर है। हाँ 5 कहे हैं तो 5 से कम ना करें, हो सकता है आपका तुक्का लग भी जाए, तो आपने उस तरतीब से कर देने। सिमिलरली ईडियम्स, उसने 5 कहे हैं तो बेटा 5 करें, 3 कहे हैं तो 3 कहें, 7 जितने कहे हैं उतने करें। पेयर ऑफ वर्ड्स, याद रखिएगा पेयर ऑफ वर्ड्स अगर दोनों आते हैं तो कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, एक लिख आते हैं एक छोड़ आते हैं, या एक लिख के दूसरे का स्पेस छोड़ देते हैं कि गैबी इमदाद आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, बी स्मार्ट एंड क्लेवर। जितने आते हैं वही सॉल्व करें, बाकी छोड़ने पे नहीं आते कोई मसला नहीं। सिमिलरली अगर नरेशंस हैं तो सिंपली बेटा जो नरेट करके सेंटेंस या पैराग्राफ या डायलॉग आपने लिखा उसको सिंपली वहां लिखाएं। आंसर लिखें, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्वेश्चन नंबर देंगे और नीचे लिख देंगे नरेशन ऑफ सेंटेंसेस या पैराग्राफ मार्कर से, और नीचे पेन से अपने उस पेपर को सॉल्व कर देंगे। कोई बड़ा काम नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चन में सेंटेंस होता है वो लिखते हैं, उसके नीचे उसकी नरेशन लिखते हैं। कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका। सिमिलरली पंक्चुएशन, पंक्चुएटेड पैराग्राफ लिखें, क्वेश्चन वाला लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने पंक्चुएशन की उसके साथ। ये आपने 60 मिनट्स के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव टाइप्स को करना ही करना है। हाँ यहाँ अगर टाइम आप बचा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, इसमें ये कोई नहीं होता कि जी मैक्सिमम इतना टाइम दें, इसमें मैक्सिमम नहीं है, जितना आप दे सकते हैं। हाँ 60 मिनट से एक्सीड करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस का इश्यू आना शुरू हो। जब ये कर लिया तो अब बेटा आपने इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपने करना है वहां तो लास्ट वाला होगा, लेकिन आपने यहाँ उसका नंबर जो भी बनता है, फॉर एग्जांपल 7 है तो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में भी उर्दू ट्रांसलेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली फॉर एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन लिख के नीचे आपके पास जिस पेन से आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश का पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद बेटा आपने पकड़ना है क्वेश्चन नंबर 3 को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बच्चे याद रखिएगा, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग स्टार्ट में उठा ली पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। हाँ यहाँ टाइम का प्रेशर बनता है, यहाँ आप कर जाते हो। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा 4 5 6। इसकी एक बात याद रखिएगा, इनकी कोई तरतीब नहीं है। हाँ अगर क्वेश्चन के पार्ट हैं तो बेटा पार्ट्स की तरतीब होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन 4 शुरू किया तो उसके ए बी सी जितने पार्ट्स हैं एक ही जगह होने चाहिए, पहले ए फिर बी फिर सी। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए कर दो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 उठा लो, फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी उठा लो, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर दोबारा अकाउंट ही नहीं करता उसको, एक ही जगह करने हैं अगर पार्ट्स। लास्ट पे बेटा हमारा प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन होगा।
टाइम आपको पता है हमने इसको कितना देना है, प्रेस ही राइटिंग को। पीछे जो 5-10 मिनट आपके पास बचेंगे, किसी के पास ज्यादा भी बच जाते हैं, तो वो बेटा इसको एक दफा रिवीजन, ज्यादा टाइम बच गया 2 दफा दे लेंगे, 3 दफा दे लेंगे। तो ये थी हमारे क्वेश्चंस की अरेंजमेंट, कि जिसमें हमारा टाइम जो है वो एक प्रॉपरली मैनेज्ड हो। मैंने आपको इसके नुकसानात भी बता दिए कि अगर आप इसको दूसरे तरीके से करने जाओगे तो क्या मसला हो। फिर बेटा हम आते हैं कि पेपर की जो आपकी प्रेजेंटेशन है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। प्रेजेंटेशन हमने कैसे देनी। बेटा जो आपने, फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हैं, सबसे पहले आपने सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन उठा लिया। वो क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4, मार्कर से लिखा, ब्लू या ब्लैक मार्कर। उसके नीचे बेटा जो भी लाइन लगी हुई है, उसमें आप उसी मार्कर से लिख देंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। और जिस नंबरिंग में वहां सेंटेंसेस मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर 5 अच्छा आता है, तो नंबर 5 लिख के उसी करेक्ट सेंटेंस लिखना है। कोई जरूरत नहीं है मार्कर से कि मैंने कहाँ करेक्शन की, एग्जामिनर को सब पता होता है, टाइम वेस्ट ना करें। आप नंबर देते जाएं, आपने पहले 5 किया, फिर आपने 6 किया, फिर आपने 3 किया, जो भी नंबर होगी, मैं फर्जी नंबरिंग दे रहा हूँ आपको। फिर आपने 2 किया, ठीक है, और फिर आपने 7 कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ अपना क्वेश्चन कर लें। उसके बाद अगर इसका पार्ट बी है, तो आप क्या करेंगे, अपने मार्कर से हेडर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। अब अगर इसके पार्ट थे तो यहां हमने इसका पार्ट ए लिख देना था। अब फॉर एग्जांपल ये है नरेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जैसे ऊपर लिखा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यहां मार्कर से लिख देंगे नरेशन ऑफ सेंटेंसेस या पैराग्राफ या डायलॉग, जो भी एग्जामिनर ने दिया होगा। सिमिलरली बेटा जैसे जैसे नंबरिंग होगी या पैराग्राफ है तो नंबरिंग की जरूरत नहीं है, आपने जितने एग्जामिनर ने कहे आपने वो यहां कर दी। अब बच्चे क्या करते हैं, उनका क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ, अगले पेज पे चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा। जहां आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, वहीं से आगे मार्कर से आप हेडिंग देंगे। आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, आपको वो अच्छा आता है, उसमें पंक्चुएशन और प्रेपोजिशंस उसने दिए हुए हैं, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब उसके पार्ट ए भी हैं तो अगर पार्ट ब्रैकेट में लिख देंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब अगर उसने प्रेपोजिशंस की बात की, तो सिंपली बेटा अब यहां बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ प्रेपोजिशन लिखाते हैं, नहीं, पूरा सेंटेंस लिखना है। आप यहां हेडर देंगे प्रेपोजिशंस, वो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस, नो, सिंपली प्रेपोजिशंस की आप हेडिंग देंगे मार्कर से, नीचे मुकम्मल सेंटेंस लिखेंगे, जहां प्रेपोजिशन लगना है वहां वो प्रेपोजिशन लगा देंगे। और इसमें बच्चे एक और गलती करते हैं कि ऐसे ऐसे डॉट डॉट दे के फिर उसके अंदर प्रेपोजिशन लिखते हैं, जी ये ऑफ आ गया, ये इन आ गया। ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपली करेक्ट सेंटेंस लिखाना प्रेपोजिशन के साथ। हाँ वो प्रेपोजिशन मार्कर से कर दोगे तो खूबसूरत लगेगा, नहीं भी करोगे तो ये कुछ जरूरी नहीं होता, ये फर्ज नहीं होता आप पे। जहां आपके बेटा प्रेपोजिशन फॉर एग्जाम्पल आपको 3 आते थे, बाकी नहीं आते थे, या आपने 5 कर लिए, आप नेक्स्ट पेज पे आ गए, यहां तक आपका मुकम्मल हो गया। अगर जगह बच गई तो यही क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी लिखेंगे। अगर जगह नहीं बची, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास जगह बच गई, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। और पंक्चुएशन है तो पंक्चुएशन मार्कर से कीजिएगा, पेन से लिख लेना
और जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जितने के जितने फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, आपका कॉलन, सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, डैश, हाइफन, इनको आप कोशिश कीजिएगा मार्कर से लगाइएगा। अगर इन केस हमारा जो क्वेश्चन है वो अगले पेज पे आ गया तो कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज है, यहाँ हमारी लाइंस लगी हुई हैं, मार्जिन लाइंस हमने लगाई हुई हैं। तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, और यहाँ आपने वो पैराग्राफ लिखना है, उसकी पंक्चुएशन कर देनी। अब यहाँ आपका खत्म हुआ, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब इसके भी पार्ट हैं तो पार्ट ए बी सी करेंगे, अगर पार्ट्स नहीं है तो कोई इशू नहीं। अब फॉर एग्जांपल ये है पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स का। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इडियम्स कर रहे हैं तो आपने मार्कर से इडियम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको इडियम दिया टू कीप मम, तो इसके आगे ये मार्कर से लिखेंगे बेटा, इसके आगे आप कॉलन लगाएंगे और नीचे वाली लाइन में इसका सेंटेंस बनाएंगे। इडियम्स के मीनिंग लिखने की बेटा जरूरत नहीं होती आपको, हाँ उसका सेंटेंस बना दे। उसके आगे आपका नेक्स्ट इडियम आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये था टू कन्फ्लेट विद, कॉलन लगाएंगे, नीचे वाली लाइन में उसकी इडियम का मीनिंग लिख देंगे। अब बेटा आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके पार्ट की तरफ आएंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स। अब पेयर ऑफ वर्ड्स में क्या करना है, एक तो जो दो आते हों वही करने हैं, अगर एक आता है एक नहीं आता तो बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट या 5 कर रहे थे तो पार्ट बी। अब आपको जो दो पेयर ऑफ वर्ड्स इकट्ठे आते हैं वही चूज करने हैं, जो इसका एक आता है उसको छोड़ दें। इसमें क्या होगा, आप पहले एक पेयर ऑफ वर्ड लिखेंगे, उसके आगे बेटा ब्रैकेट में उसका मीनिंग लिख देंगे, क्योंकि पेयर ऑफ वर्ड्स बगैर मीनिंग के क्लैरिटी में नहीं आते। इसका नीचे आपने सेंटेंस बना दिया, आगे इसका दूसरा लिख दिया आपने, इसके ब्रैकेट में मीनिंग और नीचे इसका सेंटेंस। अब ये दो आते हैं, तीन आते हैं, चार आते हैं, जितने आते हैं वही करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, जगह खाली नहीं छोड़नी। फॉर एग्जाम्पल आपको दो ही आते थे तो क्या हुआ, आपका यहाँ पे आके ये खत्म हो गए। तो बेटा यहाँ पे फौरन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो आ जाए, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होगा बेटा, सिंपली आपने मार्कर से लिखनी है, यहाँ हेडर देना है ट्रांसलेशन, और यहां से लिखना शुरू कर देना है इंग्लिश में। कोई उर्दू की लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई हवाला देने की जरूरत नहीं है, यहां से आप लिखना शुरू करेंगे, लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। ये याद रहे मैं कहीं भी खाली जगह नहीं छोड़ रहा, जहां क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं। आप अगले पेज पे आ गए, यहां पे आके आपकी ट्रांसलेशन हो गई खत्म, बात खत्म। फौरन नेक्स्ट लाइन पे क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग देंगे, मार्कर से लिखेंगे रीडिंग कंप्रीहेंशन। नीचे उसका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मार्कर से देंगे, और नीचे उसका आंसर। आंसर पेन से करेंगे, जिस रंग के पेन से आप लिख रहे हैं, जहां तक आंसर आया उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन बेटा एक ही तरतीब से कीजिएगा, इनमें बड़ा तजर्बा नहीं करना कि जी पांचवा अच्छा आता तो पहले पांचवा करें, नहीं। रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन एक ही तरतीब से कीजिएगा और कभी छोड़ के नहीं आने।
अगर आपको लगता है ना ये मेरा क्वेश्चन ढीला है, तब भी कर रहा ना, इसका क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपने, ये ध्यान में रखिए। अब आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन फॉर एग्जांपल यहां तक आ गई, तो यहां पे आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और नीचे कुछ नहीं लिखना कि टाइटल प्रेसिडेंट, नो। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट टाइटल देंगे, मार्कर से टाइटल देंगे, और नीचे बेटा अपने पैराग्राफ के अंदर उसकी प्रेसी लिख देंगे अपने पेन से, एक ही सिंगल पैराग्राफ। तो यहाँ प्रेजेंटेशन के हवाले से जो चीजें समझानी थी वो ये कि बेटा क्वेश्चन नंबर, उनके पार्ट्स, और फिर क्वेश्चन की तरतीब, कोई जगह खाली नहीं छोड़नी, कहीं क्रॉस नहीं लगाना। सम टाइम क्या करते हैं बच्चे, जैसे ये क्वेश्चन 2 अगर फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन 5 यहाँ खत्म हो गया, तो बच्चे ऐसे करेंगे, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। हो सकता है एग्जामिनर अगला पेज ही ना पढ़े आपका। आपकी जो आंसर शीट है, जो पार्ट आपने एग्जामिनर को चेक करवाना है ना बेटा, वो कंसेक्टिव होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं छोड़नी, कोई ब्लैंक जगह नहीं छोड़ के आनी, और कहीं भी क्रॉस नहीं लगानी। याद रखिएगा, जहां आप क्रॉस लगाते हैं उससे आगे अक्सर एग्जामिनर पढ़ते ही नहीं। और आखिरी बात, जितना रफ वर्क है, आपकी वो 28 पेजेस की शीट होती है आंसर शीट, आखिरी पेजेस पे करें। कंपोजिशन का पेपर आपका 15 से 16 पेजेस से आगे नहीं जाता। आपने जितना गंद डालना है, रफ वर्क करना है, भी मैं समझाऊंगा आपको वन बाय वन ईच क्वेश्चन को हमने हैंडल कैसे करना है। तो उन चीजों का बेटा आपने ख्याल ये करना है कि अपना रफ वर्क जितना करेंगे वो हम एंड वाले पेजेस पे 27 और 28 पेज पे हमने वो काम करना, एग्जामिनर के सामने वो काम नहीं आना चाहिए। कुछ बच्चों को ये बताया गया होता है जी ड्राफ्ट 1 बनाओ, 2 बनाओ, या रफ वर्क से एग्जामिनर खुश होता है, बेटा बिल्कुल खुश नहीं होता। वो आप लोगों से बड़ा जिच हो जाता है जब आप एक क्वेश्चन करते हैं, उसके आगे रफ वर्क, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर रफ वर्क, और सम टाइम तो वो आगे वाली चीजें चेक भी नहीं करता। हाँ, इन चीजों से एग्जामिनर बिल्कुल चिढ़ता है अगर आप इस तरह की बोंगियां मार के आएंगे तो। आई होप आपको यहां तक बातें समझ आ गई होंगी। अब हम आते हैं बेटा अपने ईच क्वेश्चन को, मैं दोबारा से इसके रिव्यू देने लगा हूं कि ईच क्वेश्चन हमने हैंडल कैसे करना। बेटा याद रखिएगा, जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, इसमें आपने एक गलती होगी, कोई एक गलती होगी, पहले आप डिसाइड करें कि इसके अंदर गलती क्या है, उस गलती को आपने ठीक करना है। आप कभी भी अनटिल एंड अनलेस दो क्लासेस का क्लैश आ रहा हो तो टेंस चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेंस चेंज नहीं कर सकते। नंबर 2, सेंटेंस की तरतीब, फ्रेजेस को आगे पीछे या वर्ड्स को आगे पीछे उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक वहां रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्बियल फ्रेज फ्रेज की प्लेसमेंट का इशू ना हो। अपनी तरफ से कोई वर्ड उस वक्त तक ऐड नहीं कर सकते जब तक कोई अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल होने का मसला ना हो जाए। हाँ, एस ई एस हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, वर्ड्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं। एडिशन या सब्सट्रैक्शन उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल सिंगुलर का इशू ना आ जाए। रिप्लेसमेंट कर सकते हो, एस ई एस की एडिशन कर सकते हो, फॉर्म ऑफ वर्ब का इशू आ रहा हो चेंज कर सकते हो, हाँ टेंस चेंज नहीं करना। और जो रॉन्ग सेंटेंसेस हैं वो भी नहीं लिखने। फिर कोई इनके अंदर फूल बूटे नहीं बनाने। अपने ब्लू या ब्लैक पेन, ये बात आपको याद होनी चाहिए बेटा। जो एफपीएससी के रूल्स हैं उनमें हम ये बात डिस्कस करेंगे। एक तो ब्लैंक्स छोड़ना गलत है, दूसरा रफ वर्क करना गलत है, तीसरा ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई और कलर यूज करना। यहाँ तो मैंने समझाने के लिए आपको डिफरेंट कलर यूज किए हैं। आप अपने एग्जाम में सिर्फ ब्लू रंग के मार्कर, ब्लैक रंग के मार्कर, ब्लू रंग के पेन, जेल पेन या बॉल पेन यूज कर सकते हैं, और ब्लैक
के। इन दो कलर्स के अलावा आप कोई कलर यूज नहीं कर सकते। फिर आएगी बेटा नरेशन ऑफ सेंटेंसेस या पैराग्राफ या डायलॉग की नरेशन। तो उसमें भी बेटा आपने कोई बड़ा काम नहीं करना, सिंपली जो सेंटेंस आपने नरेट किया वही सीधा सीधा लिखते हैं। उसमें भी कोई अपनी तरफ से बड़ी एडिशन नहीं करनी। और आपने सिंपल जो जनरल रूल्स हैं ना नरेशन के पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना है, रिपोर्टिंग स्पीच ऐड करनी है या नहीं करनी, जहाँ पंक्चुएशन आएगी वहां नहीं होगी, जहाँ फुल स्टॉप आएगा रिपोर्टिंग स्पीच ऐड हो जाएगी, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जहाँ कहाँ जेरेंड वाला नरेशन करना है, कहाँ इन्फिनेटिव वाला नरेशन करना है, कहाँ एक्सक्लेमेशन वाला नरेशन करनी है, उन चीजों का आपने ख्याल करते हुए सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए, ये ना हो कि उसकी स्टोरी बना के अलग ही लिख दो कि ये भी नरेशन है, हो जाती है, लेकिन टीचर रूल्स के मुताबिक चेक करता है। जो रूल्स बने हुए हैं नरेशन के, पर्सनल प्रोनाउन चेंज करने हैं, अगर बाहर पास्ट है तो एडवर्ब ऑफ टाइम चेंज करना है, अगर बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर का टेंस चेंज करना है, फिर सेंटेंस की नेचर के मुताबिक वो इंडिकेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, फिर एक्सक्लेमेटरी है तो कौन सा है, इंपेरेटिव है तो कौन सा है, उसके जो रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए नरेशन करनी है। ये नहीं है कि नरेशन में उसको स्टोरी बता के आ जाए। फिर बेटा प्रेपोजिशंस बहुत सिंपल। प्रेपोजिशन मैंने आपको पहले बताया कि आपने मुकम्मल सेंटेंस लिखना है। बच्चे क्या करते हैं कि ए में जी ऑव लगेगा, बी में जी इन लगेगा, सी में इन टू लगेगा, सिर्फ प्रेपोजिशन लिखाते हैं। ऐसा नहीं करना, मुकम्मल सेंटेंस बना के देना है। जो सेंटेंस उसने लिखा हुआ है उसी सेंटेंस को रीराइट करें और जहां फिल इन द ब्लैंक है वहां सूटेबल प्रेपोजिशन लगा दें। यहाँ भी दो तरह की चीजें होंगी, एक तो ये होता है कि वो प्रपोजिशन दे देता है, उनमें से लगाना होता है, और एक ये होता है कि प्रपोजिशन वो नहीं देता। अगर तो बेटा वो दे दे, तो जब वो प्रपोजिशंस देता है ना, तो अमूमन सेंटेंसेस इस तरह के देता है जिन सेंटेंसेस में एक से ज्यादा प्रपोजिशंस लग सकते होते हैं, जैसे इन, इन टू, एट, विद इन। अब ये अक्सर एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे होते हैं, मीनिंग चेंज होते जाते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक वहां जो मौजूद हैं प्रेपोजिशंस उनमें से सूटेबल कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल वहां इन लग रहा है, इन टू भी लग रहा है, और आपको लगता है कि जी इन टू ज्यादा सूटेबल है और ऑप्शन में इन टू मौजूद नहीं है, तो बेटा फिर इन से काम चलाना पड़ेगा। ये ना हो इनटू लगा दो कि एग्जामिनर ही गलत है, यहाँ इनटू आना था। याद रखिएगा अगर एग्जामिनर गलत हुआ तो उस सेंटेंस के नंबर सबको मिलेंगे, आपको वहां करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। और अगर एग्जामिनर गलत ना हुआ और आपने इनटू लगा दिया बाहर से कहीं से उठा के, तो फिर पक्की बात है आपके नंबर कट जाएंगे। कोई बड़ा तजर्बा नहीं करना। हाँ, अगर ऑप्शंस नहीं दिए हुए तो उस सूरत में बेटा आपने सिंपली उठाना है और अपनी मर्जी से जो प्रपोजिशन सूटेबल लगे आपको वो लगा दें। फिर है बेटा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में याद रखिएगा पंक्चुएशन मार्क्स मार्कर से लगाने हैं, उसको एक प्रॉपर फॉर्म में दे के आना है। इसमें बच्चे जो गलती करते हैं अपनी तरफ से वर्ड्स ऐड कर देते हैं। बेटा याद रखिएगा पंक्चुएशन में आप किसी लेटर को कैपिटल कर सकते हो, और जितने पंक्चुएशन मार्क्स हैं, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, अपोस्ट्रॉफी, इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, हाइफन, डैश, पैरेंथेसिस, क्वेश्चन मार्क, ये आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये तो ऐड कर सकते हैं। कोई इन, एन, एट, इज, एम, आर, वाज, वर, सिंगल आ भी ऐड नहीं कर सकते आप। समटाइम ऐसा होता है, बच्चों को पता होगा कि अगर वर्ब मिसिंग हो तो वहां कॉमा लगाने से बात बन जाती है, या शॉर्ट फॉर्म में अपोस्ट्रॉफी लगाने से वर्ब का गुजारा हो जाता है। तो वो उसने पंक्चुएशन दी होती है कि यहाँ बच्चा अपोस्ट्रॉफी लगाएगा तो वर्ब कैरी हो जाएगा, या यहाँ कॉमा लगाएगा तो वर्ब कैरी हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं वहां वर्ब लगाते हैं या कंजंक्शन लगाते हैं। बेटा याद रखिएगा कंजंक्शन को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास पॉजेज होती हैं, कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप, ये होती हैं।
अपनी तरफ से कोई कंजंक्शन, कोई वर्ब या कोई आर्टिकल ऐड ना कर देना। हाँ, जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से लेटर कैपिटल कर सकते हो, बस इतनी अलावा बाकी सारे पंक्चुएशन मार्क्स लगाने। अब है बेटा इडियम्स। इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स पिछले 3 सालों से बच्चे पिट रहे हैं इनमें। ये अगले दिन भी हम दोस्त बैठे हुए थे, तो जितने कुलीग्स थे वहां ये बात चल रही थी कि एफपीएससी ने बड़ा स्ट्रिक्ट किया इस दफा, पीपीएससी ने भी बड़ा स्ट्रिक्ट किया इस बात पे। होता क्या है? होता ये है बेटा, पहले दौर में ये बात चलती थी कि बच्चे ने अगर सेंटेंस के अंदर ईडीएम को यूज कर दिया और वो सेंटेंस करेक्ट है तो गुजारा चल जाता है। हाँ, उस सेंटेंस में ग्रामर की मिस्टेक, पंक्चुएशन की मिस्टेक, स्पेलिंग की मिस्टेक, कटिंग ओवर राइटिंग हुई तो वो तो क्रॉस होना ही होना। वो तो उस पर तो बख्शिश पहले भी नहीं थी। तो कोई बच्चा समझे ही ना कि मैं ग्रामेटिकली अगर इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा है और चाहे इडियम के मीनिंग ठीक थे तो बेटा नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन एक नई चीज जो अभी पिछले 3 से 4 सालों से एग्जामिनर स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं वो ये है कि ईडीएम को बच्चे सिंगल क्लास में यूज कराते हैं। अब जब सिंगल क्लास में बच्चे यूज करते हैं तो एक पढ़े लिखे बंदे को तो उसका मीनिंग समझ आ जाता है। लेकिन ईडीएम को सेंटेंसेस के अंदर यूज करने की जो एक डिमांड है, अगर आप देखें ना तो लिखा होगा यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन यूर ओन सेंटेंसेस मेकिंग देयर मीनिंग क्लियर। अब मेकिंग देयर मीनिंग क्लियर का मतलब बेटा पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा जो उस लैंग्वेज को लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। अब जैसे हम उर्दू स्पीकर हैं, पाकिस्तान वाले, हम उर्दू स्पीकर हैं, आपको बहुत सारे ड्राइवर, कंडक्टर, रेडी वाले, फेरी वाले, दुकानदार ऐसे मिलेंगे जो उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं। आप बोलें तो उनको समझ भी आती है। अगर आप उन्हें कहें मुझे अखबार से न्यूज पढ़ के सुना दो, नहीं सुना सकेंगे। अगर आप उन्हें कहें कि मुझे सेंटेंस लिख के दे दो, नहीं लिख सकेंगे। ऐसे बंदे को, अब हमने उर्दू की मिसाल दी आपके सामने, इसी तरह अगर आप अंग्रेज मुल्क में चले जाएं जहां इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, तो वहां भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इंग्लिश सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन लिख और पढ़ नहीं सकते। अगर उसके सामने वो सेंटेंस बोला जाए तो उसको उस वर्ड का मीनिंग समझ आ जाए। मैं इसकी आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। पहले मैं आपको उर्दू लैंग्वेज की एग्जाम्पल देता हूँ। मशहूर जमाना बाग बाग हो जाना। अब मैं अगर सेंटेंस कहता हूं कि जैसे ही मैंने अहमद को देखा मेरा दिल बाग बाग हो गया। अब ये वेग सेंटेंस है। एक वो बंदा जिसको ये नहीं पता कि बाग बाग होने का मतलब क्या है तो मीनिंग क्लियर नहीं होंगे। अगर इसके मुकाबले में एक बच्चा ये देखता है कि जैसे ही माँ ने अपने खोए हुए बच्चे को देखा तो उसका दिल खुशी के मारे बाग बाग हो गया। अब एक आम बंदे को पता चल जाएगा बाग बाग जो होना है ये खुशी से, दिल का खुश होना है। सिमिलरली जैसे मशहूर जमाना हमारे पास इडियम है कि टू बरी द हैचेट। अब इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी दुश्मनी, अपने इख्तलाफात को भुला दें, दुश्मनी को भूल जाएं। अब एक बच्चा सेंटेंस बनाता है कि पाकिस्तान एंड इंडिया शुड बरी देयर हैचेट्स। सेंटेंस ठीक है, मीनिंग भी यहां किसी हद तक क्लियर हो रही है, लेकिन वो बंदा जिसको ये नहीं पता कि बरी द हैचेट का मीनिंग क्या है, वो शायद इसको इंटरप्रेट ना कर पाए। वो शायद ये भी समझेगा कि भाई इनको आपस में जंग बढ़ा देनी चाहिए, बरी द हैचेट, इनको एटम बम लगा देने चाहिए। तो फिर ऐसा सेंटेंस बनाएं जिसमें किसी भी एलुयन का इस्तेमाल ना रहे। पाकिस्तान एंड इंडिया हैव फॉट 3 wars, but now they should forget their enmity and bury the hatchets being good friends। ऐसे सेंटेंस बना के दो और कोशिश किया करो 3 क्लासेस का सेंटेंस बनाओ। 2 या 3 क्लॉजेस का सेंटेंस बना के दो जिससे मीनिंग में क्लैरिटी आ जाए।
पिछले 3 सालों से अगर आप उठा के देखेंगे ना बेटा बच्चों की डीएमसीज, तो 35, 6, 7, 8, मतलब 38, 37, 36 यहाँ बच्चे फेल हो रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ही यही है कि बच्चों के ये वाला पोर्शन पिट रहा है, बुरी तरह पिट रहा है। सेम इज द केस विद पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर भी बेटा सिंगल क्लास सेंटेंस ना बना के देना उसको, 2 या 3 क्लासेस का सेंटेंस ऐसे बनाओ कि एक आम से आम बंदा भी उसके मीनिंग समझ जाए, उसको पता चल जाए कि यहां आप कहना क्या चाह रहे हो। फिर है बेटा हमारी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बेटा पहली चीज, बच्चे क्या करते हैं, जनरल आंसर देते हैं। याद रखिएगा 3 चीजों पे फोकस होता है एग्जामिनर का। क्या पूछा गया है, कितना पूछा गया है और किस तरीके से पूछा गया है। जितना पूछा उससे न कम न ज्यादा, जो कुछ पूछा वही आंसर करना है, कोई और आंसर नहीं करना। जिस तरीके से पूछा है उसी तरीके से उसको आंसर बना के देना है, ना कि जनरल स्टेटमेंट दे के आ जानी। इसमें 3 4 चीजों का ख्याल करना है। एक तो बेटा क्वेश्चन स्टेटमेंट मार्कर से लिखा करें, प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो जाती है। बच्चे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस नहीं लिखते, ठीक है गुजारा चल जाता है, लेकिन अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस मार्कर से लिखे हों और आंसर पेन से लिखे हों तो पेपर की प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो जाती है, और एग्जामिनर जो है वो फैसिलिटेट होता है चेकिंग के वक्त। तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम इनको लिखने बैठे ना 4 क्वेश्चंस को तो 2 मिनट लगते हैं। इसके लिए अपने मार्क्स कम ना करवाएं। फिर बेटा इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ख्याल करना है क्वेश्चन स्टेटमेंट का। क्वेश्चन स्टेटमेंट को आंसर का लाजमी पार्ट बना के आना है, और क्वेश्चन स्टेटमेंट के टेंस का ख्याल करना है। और आखिरी बात, जहां वो कहता है कि अपनी ओपिनियन दें, कमेंट करें, एनालाइज करें, तो बेटा अपना एनालिसिस नहीं देना। पैराग्राफ के अंदर ही हिंट मौजूद होते हैं, उन हिंट्स को जहन में रखते हुए आप उसको आंसर करके आए। अपनी तरफ से अपना प्रायर नॉलेज बिल्कुल काम नहीं देगा। अब ये चीज मैं पढ़ाने बैठ जाऊं तो कम से कम मुझे 2 घंटे चाहिए। मैंने मोटी मोटी बातें आपको बता दी, क्या पूछा, कितना पूछा, किस तरीके से पूछा, क्वेश्चन की नेचर क्या है, क्या वो क्वेश्चन 1 वर्ड है, यस और नो में होने वाला है, क्या वो क्वेश्चन कॉपी आंसर है, क्या वो क्वेश्चन इन्फरेटिव है, या क्या वो क्वेश्चन कलेक्टिव है। इन 4 नेचर्स को देखते हुए अब आपने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट का, कि कैसा स्ट्रक्चर है, इसके आंसर में मैं क्या चीजें लाऊंगा और किस तरीके से लाऊंगा। तो वो स्ट्रक्चर में देखते हुए आपने उसका आंसर करना है। फिर है बेटा प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में अमूमन बच्चे गलतियां, एक तो इसको शुरू में करने बैठ जाते हैं, दूसरा जो गलती आप लोग करते हैं वो मुझे थोड़ी सी डिटेल में बतानी पड़ेगी। एक गलती तो बेटा आप ये करते हैं कि प्रेसी राइटिंग का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बिला वजह की चीजें लिखाते हैं जो एग्जामिनर की डिमांड नहीं होती। क्या करेंगे बच्चे, ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 नीचे मार्कर से प्रेसी राइटिंग, फिर हेडर दे देंगे टाइटल, फिर यहाँ टाइटल को इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे, या टाइटल के एंड पे कोई पंक्चुएशन मार्क दे देंगे, या क्या करेंगे टाइटल को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे, और फिर यहाँ लिख देंगे प्रेसी, और फिर प्रेसी को 2 या 3 पैराग्राफ में लिख देंगे, और एंड पे फिर एक वर्ड्स की लंबी इक्वेशन दे देंगे, और फिर उसके एंड पे सजेस्टेड टाइटल्स दे देंगे। एक और गलती आजकल देखने में आ रही है, बच्चे ऊपर 2 3 टाइटल दे देते हैं। बेटा ये सारे काम आप लोगों ने नहीं करने। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, कोई बड़ा तजर्बा नहीं करना। सिंपली आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन का हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 2, मार्कर से आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 2, नीचे जो भी लाइन थी उसमें डायरेक्ट टाइटल लिखें, और जो भी टाइटल है बेटा
उसको ना इन्वर्टेड कॉमाज में करना है, ना उसके गिर्द कॉमाज लगाने हैं, ना उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाना है। हाँ, उसके हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना है, माँ सिवाय प्रेपोजिशंस के। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, माँ सिवाय प्रेपोजिशंस के। और इससे पहले जो ये वाला टाइटल का हेडर था, ये भी नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टाइटल दे दिया कि यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, तो क्या होगा? यूनिटी, यू कैपिटल, कॉमा, फेथ एंड का ए कैपिटल, डिसिप्लिन का डी कैपिटल। बस। अब इसके एंड पे कोई फुल स्टॉप नहीं, कुछ भी नहीं। दरमियान में जो पंक्चुएशन आए, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, डैश, सब लगा सकते हो, लेकिन टाइटल के स्टार्ट में और एंड पे कोई पंक्चुएशन नहीं देनी। इसके नीचे बेटा अब आपने एक सिंगल पैराग्राफ लिखना है। प्रेसी राइटिंग चाहे आपकी 10 पैराग्राफ में क्यों ना, ओरिजिनल पैसेज आपने एक पैराग्राफ में प्रेसी देनी है। और जहां आपकी प्रेसी खत्म हो गई, वहां फुल स्टॉप। उसके बाद आपने कुछ नहीं लिखना। याद रखिएगा, सजेस्टेड टाइटल्स देने की कोई जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूजन होती है, क्योंकि प्रेसी सिंगल एजेंडा का नाम है। अगर सिंगल एजेंडा ही कोई बच्चा नहीं बना पा रहा, उसको प्रेसी का पता ही नहीं है। नो सजेस्टेड टाइटल्स, सिंगल टाइटल दें, उसी टाइटल को अपनी प्रेसी में प्रूव कराएं एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर। इससे बढ़ के आपने कुछ नहीं करना। लेक्चर हमारा बहुत लंबा होता जा रहा है क्योंकि चीजें सारी टेक्निकल हैं। बताते बताते टाइम लग गया। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। सिंगल पैराग्राफ बेटा, यहाँ फुल स्टॉप पे आपकी प्रेसी खत्म। इन केस एग्जामिनर आपसे वर्ड्स डिमांड कर लेता है, जैसे 16 में उसने किया कि 120 वर्ड्स में, तो बेटा ईमानदारी से कितने वर्ड्स हों। अगर उसने 120 वर्ड्स कहे हैं, इसका मतलब है आप 115 से 125 के दरमियान लिख सकते हो। 5 वर्ड ऊपर नीचे हो सकता है, कोई वर्ड का मसला नहीं होता। आपने 122 वर्ड्स की प्रेसी लिख दी, तो 122 वर्ड्स ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, अगर उसने वर्ड्स की डिमांड की हो। अब आते हैं इसकी वैल्यूएशन पे। इसकी जो बेटा बेसिक चीजें हैं, वो नंबर 1 कि टाइटल सिंगल होगा। सिंगल एजेंडा पे प्रेसी राइटिंग का सॉल्यूशन होगा। कोई बंदा ये कहे जी एक से ज्यादा टाइटल दूंगा, एग्जामिनर खुश होगा, तो बेटा प्रेसी क्रॉस हो जाएगी। नंबर 2, प्रेसी राइटिंग के अंदर आई, वी और यू, ये दोनों प्रोनाउन फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज हो गया, प्रेसी क्रॉस हो जाएगी। नंबर 3, अगर टेंस को फॉलो ना किया, आपको पता है 4 चीजें होती हैं: ट्रेवलॉग, मेमायर, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम डायरी, और इवेंट ऑफ पास्ट रिटन इन प्रेजेंट, एंड बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। अगर ये प्रेजेंट में लिखी हो तो इनको पास्ट में किया जाता है। अदरवाइज यूनिवर्सल ट्रूथ, फिलोसफिकल डिबेट्स को उसी टेंस में लिखा जाता है जिस टेंस में प्रेसी लिखी होती है। हाँ, विद इन टेंसेज आप मूव कर सकते हैं, एक टेंस के चारों टेंसेज आप यूज कर सकते होते हैं, उस पर पाबंदी नहीं होती। प्रेसी के अंदर कोई इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करने, कोई ब्रैकेट्स यूज नहीं करनी, कोई नोट नहीं लिखना। सिंपल आपकी प्रेसी एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल होगी, जिसके अंदर ये चीजें, एग्जाम्पल्स नहीं होंगी, इलस्ट्रेशंस नहीं होंगी, मेटाफर नहीं होंगी, सिमिलीज नहीं होंगी, पैसिव वॉइस नहीं होगा, और इज, एम, आर, बी का कोई मेन वर्ड नहीं होगा। और यहाँ पे हमारी प्रेस ही खत्म हो जाएगी। अब एक चीज जहां तक मुझे आइडिया पड़ रहा है कि मैं ट्रांसलेशन के बारे में आपको बताना भूल गया हूँ। ट्रांसलेशन बेटा याद रखिएगा, जो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आपने करना है ना, ये पहले रफ में कर लीजिएगा। ट्रांसलेशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग, इसको आपने एक दफा रफ में कर लेना है। जब आप श्योर हो जाएं कि अब मुझे इसमें कोई रेक्टिफिकेशन, मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो उस वक्त आपने इसको मेन पेपर पे प्रेजेंट करना है। मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की, बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की, फिर भी हमारा लेक्चर ये लंबे से लंबा होता जा रहा है। मैंने चंद एक चीजें बेसिक्स बताई हैं। कोई बंदा ये कहे कि इट्स ऑल अबाउट प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, नथिंग, बेटा एक एक महीना लग जाता है बच्चों की ये चीजें पढ़ाते पढ़ाते, सीधी करते करते।
तो कोई इसको ये ना समझ ले कि यही सब कुछ है। मैंने शुरू में बताया कि वो बच्चे जिनके पास टेक्निकल साउंड नॉलेज है, उनको मैं वो चीजें बता सकता हूँ जिनकी वजह से वो पास हो जाएंगे या अपना स्कोर ज्यादा कर लें। अब हम आते हैं, दो चीजें हमारी रह गई, एक रूल्स और दूसरा हैंड राइटिंग। बेटा रूल्स, दो चीजें का ख्याल करना है। नंबर वन, आपने ब्लैंक्स नहीं छोड़नी, कोई भी जगह खाली ना छोड़ना। अगर जगह खाली छोड़ेंगे आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। फिर अपने पेपर पे किसी किस्म का कोई जो आइडेंटिटी मार्क है वो नहीं छोड़ के आना। और फिर आखिरी बात कि कोई कलरफुल पेन पेंसिल यूज नहीं करनी। हाँ, इसमें एक मैं आपको एडवाइस दे देता हूँ, वो ये है बेटा कि कोशिश किया करें या तो जेल पेन यूज किया करें, उसकी स्याही फेड आउट नहीं होती, वरना इंक फेड हो जाती है। जैसे जैसे इंक फेड होती है तो हमारे पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो पुअर होना शुरू हो जाती है। या फिर ऐसा किया करें, अगर कोई इंक पेन यूज करता है तो उस पेन में बेटा पेलिकॉन पेलिकॉन की इंक इस्तेमाल करें, और अगर पॉसिबल हो तो उसको 2 दिन धूप में रख लें, फिर वो फेड नहीं होती अगर आपने पेन यूज करना है। आखिरी चीज बेटा, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग में क्या होता है, हैंड राइटिंग हमारे पास 3 किस्म की होती है। एक वो बच्चे जिनकी हैंड राइटिंग बिल्कुल पुअर है, पढ़ी नहीं जाती, तो बेटा उसका तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अगर एग्जामिनर आपकी राइटिंग पढ़ ही नहीं सकता तो वो तो आपने फेल हो ही जाना है। सारी बात है, इतना वेला नहीं होता कि वो आपके पेपर को इस तरीके से देखे। दूसरे वो हैं कि जिनकी नॉर्मल हैंड राइटिंग है, पढ़ी जाती है, दैट्स ओके, कोई इशू नहीं। अगर कोई कहे जी मैंने खुश खत लिखना है, खुश खत ना हुआ पेपर फेल हो जाएगा, नहीं बेटा, कटिंग ओवर राइटिंग नहीं है तो कोई इशू नहीं। तीसरे वो हैं जो अच्छा लिखते हैं, प्यारा लिखते हैं, तो बेटा ये एग्जामिनर को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। जो खूबसूरत लिखते हैं तो जाहिर बात है अच्छी हैंड राइटिंग का एग्जामिनर पे इम्पैक्ट तो आता है। अब कोई ये कहे कि हैंड राइटिंग खूबसूरत नहीं है तो पेपर फेल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर पढ़ी नहीं जा रही तो फिर बिल्कुल फेल हो जाएगा। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बेटा मैंने कोशिश तो की कि मैं मुख्तसर से मुख्तसर बेसिक चीज़ें आपको बता दूं, ताकि आपको एग्ज़ाम में जाते हुए इन चीज़ों का इशू ना हो। अब मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूं। हाँ, इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, इसका लेक्चर मैं अमूमन जो पहली क्लासेस होती हैं उनमें देता हूँ, फ्री होता है। वो बच्चे जिनको इन चीज़ों का नहीं पता तो वो वहाँ आके बेटा अपनी रीडिंग कम्प्रीहेंशन का इशू सॉल्व कर सकते हैं। बाकी चीजें क्लास में हो रही होती हैं तो उनको देख सकते हैं जिनको इन चीजों का बेसिक्स का नहीं पता, जो बेसिक टर्म्स मैंने बोली हैं। या मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन इसका लेक्चर रख लिया जाए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो सके। और जो बिल्कुल बेसिक्स वाले हैं तो बेटा ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, ये अपनी अच्छी किताबों से, किसी अच्छे टीचर से, किसी अच्छे दोस्त के पास बैठ के इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब मैं आपके ये क्वेश्चंस को एड्रेस करता हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, अल्लाह करे ये एड्रेस हो जाए भाई। किसी ने सोर्स पूछा हुआ है, आई डोंट नो किस चीज़ का सोर्स पूछ रहे हैं। एक मिनट जी, अब स्क्रॉल नहीं हो रहे मैसेज। प्रैक्टिस के बारे में बता दें सर। जी, तैयबा ने पूछा है जी प्रैक्टिस के बारे में। बेटा लैंग्वेज तो सारी प्रैक्टिस से होती है, जो भी टीचर अवेलेबल है, मैं ये नहीं कहता
कि जी आप मेरे पास आए, किसी और के पास जाएं, जो भी टीचर अवेलेबल हो, जो भी दोस्त अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करें, वैल्यूएशन करवाएं, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। निम्रता ने पूछा है, जी बेटा, जो आपके आखिरी पेजेस हैं आप वहाँ जितना मर्जी रफ वर्क करें, बस रफ वर्क को क्रॉस कर देना। अब्दुल रहमान, बेटा प्रेसी में कोई डिटेल नहीं देनी। एग्जामिनर जो आपकी प्रेसी देखता है बेटा, उसमें उसने टाइटल देखना होता है, और वो दूसरा इवैल्यूएशन कैसे करता है, पहले तो आपकी वो बेसिक्स देखेगा कि ग्रामर, पैसिव वॉइस, टेंस, पर्सनल प्रोनाउन, इन्वर्टेड कॉमास, लेटर जो कैपिटल करने हैं वो हैं या नहीं है। अगर ये ओके है तो फिर प्रेस इवैल्यूएट करने बैठेगा, वरना क्रॉस हो जाएगी। अब जब वो इवैल्यूएशन करेगा तो उसमें दो चीजें वो देखेगा। पहली चीज वो ये देखेगा कि जितने आइडियाज प्रेसी के अंदर हैं इंपॉर्टेंट, क्या वो यहाँ हैं। अगर हैं तो फिर दूसरी चीज वो ये देखेगा कि क्या बच्चे को जंबल डाउन करने आते हैं या नहीं करने आते, और इवेलुएट कर देगा। नॉर्मली बच्चों के 4 से 5 नंबर आते हैं, जो ऑर्डिनरी होते हैं 7, 8, 9, जो अच्छा लिखते हैं वो 12 से 14 के दरमियान होते हैं। हम्माद अब्बास, बेटा सोर्सेज का तो अब टाइम नहीं है, 12 का तो आपका पेपर है। सोर्सेज वैसे जो एग्जैक्ट सोर्सेज हैं वो मैं बता देता हूँ, जो आपने पहले किए हुए हैं उन्हीं को रिवाइज कर लें, अभी नए याद करने का टाइम नहीं है। एग्जैक्ट सोर्सेज हैं बेटा, रीडर डाइजेस्ट और आपका द इकोनॉमिस्ट, ये दो आपके मैगजीन हैं जहां से एफपीएससी की वोकैब बनती है। अगर 100% करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें, अगर आप चाहते हैं कि 70-80% हो जाए तो फिर बेटा जीआरई की 50 एक्सरसाइजेस, वहां से 70-80% हो जाती है। बाबर, जी बेटा ब्लैक ब्लू पेन में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोशिश करें मार्कर से करेंगे तो जरा एग्जामिनर फैसिलिटेट हो जाता है। बाकी आप पेन से भी कराएंगे तो ऐसा नहीं कि वो गलत कर देगा। यू खान पूछ रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट पेज का, बेटा ऐसा नहीं करना। फर्स्ट पेज खाली छोड़ेंगे, आपको क्या पता आपकी प्रेस 1 पेज पे आनी है, 1.5 पेज पे आनी है या आधे पे आनी है। एडजस्टमेंट का इशू हो जाएगा, वही ब्लैंक्स खाली आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि शुरू में प्रेस ही करना मस्ट है, ये बिल्कुल मिथ है बेटा। जी, पेयर ऑफ वर्ड्स में अगर एक आता हो बेटा कोई फायदा नहीं है। अगर एक सही लिखा दूसरा ना लिखा, जीरो काउंट होगा, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। हाँ, साइज ऑफ आंसर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, बेटा कोई साइज नहीं है। क्वेश्चन की नेचर और पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन, ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगी कि कितनी इसकी लेंथ होगी। कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती, 1 लाइन का आंसर भी हो सकता है, हाफ पेज का भी हो सकता है। ना लेंथ फिक्स होती है और ना क्वेश्चन की तरतीब फिक्स होती है। कॉम्प्रीहेंशन में बेटा कोई 1 पैरा नहीं है, रीड प्रेसी राइटिंग में सिंगल पैराग्राफ में लिखना है। नहीं जी, लैंग्वेज बिल्कुल, ये तो बेटा बेसिक्स हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि लैंग्वेज कॉपी नहीं करनी होती, बिल्कुल नहीं करनी होती। बेटा ईडियम्स के लिए मैकमोल्डी 100% वहां से लग जाएंगी, वो कैब का मैंने बता दिया है। पेयर ऑफ वर्ड्स जनरल हैं, हर जगह सेम है, टोटल 500 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, जहां से मर्जी कर लें। हाँ फरवा बेटे, अगर तो आपका ये है कि उसने एग्जामिनर ने वर्ड्स डिमांड कर लिए हैं, फरवा क्वेश्चन है कि वर्ड मेंशन करने हैं या नहीं करने। अगर तो बेटा वो डिमांड कर ले तो मेंशन कराना, अगर डिमांड नहीं करता तो वो ना गिनेगा, ना उसको वर्ड्स चाहिए, ना वो वर्ड्स गिन के बैठा होता है। ये कुछ नहीं है बेटा, ये फारग तरीन काम है, ये इंडेंटेशन होगी और ये होगा और वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पता नहीं कौन बंदे ये बातें करते हैं। जी बेटा, पैसे वॉइस में नहीं लिखते। बेटा ये जो सोर्सेज वगैरह पूछ रहे हैं ना, मैंने आपको बता भी दिए हैं। और ये ओरिएंटेशन लेक्चर मैं हमेशा फ्री रखता हूँ ताकि मैक्सिमम लोग इससे फायदा उठा सकें। वहां मैं बुक्स भी बता रहा होता हूँ, बुक्स फ्री में शेयर भी कर रहा होता हूँ बच्चों के साथ, तरीका भी बता रहा होता हूँ पढ़ने का।
ये था पेपर सॉल्व करने की टेक्निक्स। तो उसी हवाले से इस लेक्चर को रहने दें, वरना तो ये सारा वो चूं चूं का मुरब्बा बन जाएगा। अगर जिन लोग बच्चों के ये सवाल है ना, तो बेटा काइंडली वो वहां आके पूछ लेंगे, फ्री होगा वो लेक्चर भी। बेटा कुछ भी सजेस्ट नहीं करना, सिंपल एक सिंगल टाइटल देना है जो कंफर्म टाइटल हो, जो सारे प्रोज एंड कॉन्स का मेन सिंगल एजेंडा लेके आ रहा हो। तो ये बेटा ये जो आप पूछ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का, तो काइंडली ये नंबर आपके पास है होगा गुलाम वाहिद खान का। अगर नहीं है तो 0322 753 6343, गुलाम वाहिद खान। उनसे राब्ते में रहिएगा। वो बच्चे जिनको इस कोर्स को कैसे तैयार करना है, सिलेबस को कवर कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, तो वहाँ फ्री क्लास होगी, उसमें आ जाइएगा। अगर किसी ने क्लास ज्वाइन करनी है तो वो बेटा इसी नंबर पे राब्ते में रहेगा, वाहिद खान को मैसेज कर देगा, तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। ये स्पेशल CS स्पेशल के फौरन बाद शुरू होना है। मुझे एग्जैक्ट डेट का तो नहीं पता, आई थिंक यकम पे स्टार्ट हो रहा होगा। तो आप गुलाम वाहिद खान से राब्ते में रहेंगे तो वो आपको बता देगा। ईडीएम्स का बेस्ट सोर्स मैकमोर्डी। जी, प्रेसी का टेंस बिल्कुल वही रहेगा। बेटा ये चीजें तो वो हैं। अच्छा बेटा, वो क्वेश्चन जो वैसे आप पूछ रहे हैं रेपिटेशन वाले, तो काइंडली ये लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद होगा, वहां से सुन लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन वहां एड्रेस हो जाएंगे। मैं वही क्वेश्चन देख रहा हूँ कि जो कोई नया क्वेश्चन है। टेंसेस की बात मैंने आपको समझाई है कि टेंसेस बिल्कुल नहीं करने, वो क्या पेयर ऑफ वर्ड्स का भी बता दिया है। पूरी क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखनी है अरसलान अब्बासी, पूरी क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखनी है बेटा। बड़ी अफसोस की बात है कि बच्चे सारे जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं। जी आयशा मजर, बेटा मार्जिन दोनों तरफ लगाने हैं। ये जितने क्वेश्चन हैं बेटा कि वो कैब कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, पेयर ऑफ वर्ड्स कहाँ से पढ़ें, तो ये वो बच्चे हैं जो बिगिनर्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनको स्पेशल सीएसएस की अटेम्प्ट देनी पड़े, क्योंकि ये तो अगर ये चीजें अभी तक नहीं पता तो एग्जाम कैसे पास होगा, नहीं होगा। तो इनके लिए वो बच्चे जिनको ये सोर्सेज चाहिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैं ये अपना नंबर लिख देता हूँ बेटा। ये गुलाम वाहिद खान का नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। 0327536343, गुलाम वाहिद खान। और ये मैं अपना पर्सनल नंबर भी लिख देता हूँ, 03215242 949, गुलनवाज। ये मेरा अपना नंबर है बेटा। ये जहां तक मेरा ख्याल है, अब तो नवंबर के फर्स्ट वीक में सेशन स्टार्ट होगा, सॉरी, नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो वहां आ जाएं। पहली 2 क्लासेस मैंने फ्री देनी है, तो जो सोर्सेज हैं, कैसे पढ़ना है, सिलेबस कैसे कवर होना है, ये चीजें आप वहां सीख लेंगे। वो बच्चे जो क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे तो वो बेशक ज्वाइन कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। अपने मुंह अपनी तारीफें करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटा। हाँ, अगर किसी को सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो मेरे किसी पुराने स्टूडेंट से पूछें कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते।
तो वहां से फीडबैक लें, मेरे मुंह से ना लें। हाँ, सोर्सेज, सिलेबस कैसे कवर करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, ये चीजें मैं वहाँ फ्री लेक्चर्स में बता रहा होता हूँ। वहाँ डिटेल में मुझे 2 दिन लगते हैं ये चीजें समझाते हुए। आज मैंने शुरू में आपको बताया कि वो बच्चे जो चीजें पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, किन चीजों का ख्याल करना है, हमारी आज की डिबेट ये है। जी अफशा, लिखें बेटा क्वेश्चन जो भी है, लिखें क्वेश्चन, काइंडली जल्दी करें, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। मैंने कोशिश तो की इसको शॉर्ट करने की, लेकिन आप लोग ने फिर जनरल चीजों की तरफ आना शुरू कर दिए। ओके जी, इस लेक्चर को और नहीं बढ़ाते। बाकी सारे ये जनरल क्वेश्चन हैं, ये मेरे से मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ लीजिएगा, गुलाम वायद से पूछ लीजिएगा, उस क्लास में आके पूछ लीजिएगा। यहाँ अगर अभी भी किसी चीज की क्यूरी हो तो मैंने नंबर शेयर किया है बेटा, उस पर पूछ लीजिएगा। गुड ऑफ लक। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अल्लाह पाक हर उस बंदे की मेहनत का सिला दे जिसने ईमानदारी से, राइट डायरेक्शन में, कंसिस्टेंसी से काम किया है। जी एहसन बेटा, जहां से हाफ पेज या चाहे 4 लाइनें भी हैं, जहां से उसने कहा ना राइट हेयर, वहीं से लिखना स्टार्ट करें। जहां से उसने लिखा राइट हेयर, वहीं से लिखना स्टार्ट कर दें। ये फरहान कह रहे हैं जी मेरे, तो फरहान बेटा आपका क्वेश्चन काइंडली दोबारा कर सकते हैं? मुझे आपका क्वेश्चन नजर नहीं आया। बेटा मोहम्मद फरहान अपने डीएमसी शेयर कीजिएगा, मैं फिर बता सकता हूँ कि क्या इशू है। बाकी प्रेस की अलहदा पेपर है, ऐसे अलहदा पेपर है, कल हम ऐसे की डिस्कशन करेंगे, ऐसे की बातें वहां डिस्कस करेंगे, ऐसे की बातें वहां डिस्कस होंगी। बेटा मैंने नंबर शेयर किया है ना, 0321524299, वहां आके शेयर कर दीजिएगा, गुलाम भाई से मेरा नंबर ले दीजिएगा। बेटा पेंसिल तो यूज करना अलाउ ही नहीं होता, लेड पेंसिल या किसी और रंग की पेंसिल यूज करना। बेटा ये YouTube पे सारा लेक्चर मौजूद होगा यार, अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ये लेक्चर हमें लंबा करवा रहे हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। वो बच्चे जो स्पेशल में अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपकी मेहनत को अच्छा फल लगाए। और बेटा पॉजिटिव होके जाना है, जनरल बातें आपने बाकी लेक्चर्स में भी सुन ली होंगी। अल्लाह सबको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का, और दुआओं में याद रखना है, मुझे भी, अपने दोस्तों के भी। और याद रखिएगा वो दुआएं जो हम दूसरों के लिए करती हैं, जितनी दुआएं हम दूसरों के लिए करते हैं, वो दुआएं ना सिर्फ उनके लिए कबूल होती हैं, बल्कि वो हमारी दुआओं के कबूल होने का सबब बनती हैं। तो दुआएं किया करें, लोगों से दुआएं लिया करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।